गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 पूर्णांक। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 पूर्णांक। तो पूर्णांक को जानने से पहले हम पूर्णांक से रिलेटेड जो हमारी और परिभाषाएं हैं उनको हम एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि उसी से संबंधित हमारा पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले हमने अध्याय 1 में पढ़ा हुआ था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था। और प्राकृत संख्या के समूह को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से प्राकृत संख्या होती है जिसे हम गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। फिर अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब ये प्राकृत संख्या के समूह में, इन प्राकृत संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल करेंगे, है ना, जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। यही हमारा डेफिनेशन है। प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है ना। तो ये हमारा जो प्राकृत संख्या था 1, 2, 3, 4, उसमें हमने शून्य को शामिल किया तो हमारा कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारा प्राकृत संख्या और ये रहा हमारा जब हम शून्य को शामिल करें तो वो पूर्ण संख्या बना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में हमारा धनात्मक संख्या होंगी। धनात्मक संख्या कहने का मतलब है कि ये सारी संख्या 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्या जो है वो पूरा प्लस में है। कोई भी संख्या माइनस में दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। ठीक है, तो जिस संख्या में कोई भी साइन नहीं दिया, माइनस साइन नहीं दिया, यानी कि वो पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर धन साइन लगा हुआ है तो ये हमारी धनात्मक संख्याएं हुई। दूसरा हमको बोल रहा है कि इसमें क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जैसे धन संख्या आप लियो वैसे इधर ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ धनात्मक है तो उस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? तथा इसमें हमारा होना चाहिए शून्य। तो शून्य को यदि हम मिला दे तो कौन सा बनेगा? पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमारा धनात्मक संख्या होनी चाहिए, शून्य संख्या होनी चाहिए और ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम पूर्णांक पढ़े थे तो उसमें हमारा धनात्मक संख्याएं भी आ रही थी और शून्य भी आ रहा था। ठीक है, अब बचा यहाँ पर क्या? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या कैसे होगी? स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर 0 से हो रहा है। तो 0 से छोटी संख्या आपको लेनी होगी। ठीक है, तो 0 से छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो आपका देखिए इस तरफ यानी कि दाएं साइड तो आपका पूरा धनात्मक संख्या आती है ना। तो ऋणात्मक संख्या कैसी होगी? जो 0 से छोटी होगी। तो 0 से छोटी हमको आप किस तरफ लिखना पड़ेगा? बाएं हाथ तरफ लिखना पड़ेगा, बाएं पक्ष तरफ लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णांक जो है हमारा I, ठीक है, पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इंटीजर I से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा 0 है हमारा। ठीक है, उस इस तरफ यानी कि दाएं हाथ तरफ हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो संख्या जो है जाती रहेगी, यानी कि ये पूरी क्या है? धनात्मक संख्या हो गई। ठीक है, ये संख्या हमारी क्या हो गई? धनात्मक संख्याएं हो गई। इसको यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो ये जो है वो क्या हो गई? पूरी धनात्मक संख्याएं हो गई। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? शून्य संख्या है। और इस तरफ जो संख्याएं आपको दिख रही हैं ये सारी क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब पूर्णांक क्या होता है कि जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक संख्याएं हो, ये तीनों ही जब संख्याएं होंगी तभी हमारा क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा, इंटीजर बनेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 0 के बाद जो भी संख्या आपका 10, 11, 12 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा गलत है, क्योंकि 0 के बाद, ठीक है, यानी कि 0 के बाद यदि आप ऋणात्मक संख्या लिखोगे तो -1 ही लिखना है। जैसे यहाँ पर आप धनात्मक संख्या में 0 में 1 जोड़ोगे तभी 1 आएगा, 0 में 10 जोड़ने से 10 आएगा, है ना। लेकिन 10 तो 1 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम क्या करते हैं? 0 में पहले 1 जोड़ते हैं तब 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पर जब 0 से हमको सबसे छोटी संख्या को घटानी है तो इस तरह से 0 में हम
1 को घटाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हल कर दिखाती हूँ आपको। तो यदि हम 0 में 1 को घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, तो क्या आता है हमारा -1 आता है। -10 आया क्या? नहीं आया। 0 में 1 घटाने से -1 आता है, इसलिए हमको यहाँ पर -1 लिखना होता है, ठीक है। उसी तरह फिर -1 में -2 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। उसी तरह -1 में -3 घटाओगे तो -4 आएगा, है ना। -1 में -1 को घटाओगे तो -2 आएगा। इसी तरह संख्याएं जो है वो लाइन से आती जाती है, पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4। तो इस तरह से ही यहाँ पर आपको लिखना है कि 0 में आपने सबसे छोटी संख्या 1 को घटाया है। जैसे यहाँ पर 0 में आपने सबसे छोटी संख्या 1 को जोड़ा तब 1 आया, फिर 1 में 1 जोड़े तो 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़े तो 3 आया। उसी तरह सेम यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं के लिए लिखोगे तो 0 में पहले सबसे छोटी संख्या को घटाया, 1 घटाया तो -1 आया, फिर -1 में फिर -1 घटाया सबसे छोटी संख्या तो -2 आया, ठीक है। इस तरह से आपका संख्या बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आपका बड़ी संख्या से चालू नहीं होगा, ठीक है, हमेशा छोटी संख्या ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये पूर्णांक का डेफिनेशन है, जिसमें आपका धनात्मक संख्या भी हो, शून्य भी हो और ऋणात्मक संख्याएं हो, तब ये क्या बनेगा, पूरा समूह पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब छाया चित्र के माध्यम से यदि पूर्णांक का प्रदर्शन हम करें तो छाया चित्र के अनुसार हम कैसे कह सकते हैं कि पूर्णांक को आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसमें धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। तो धनात्मक संख्या यानी कि आपने यहाँ पर शुरुआत में पढ़ा, धनात्मक संख्याएं सिर्फ किस में होती है, प्राकृत संख्या में होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका धनात्मक संख्या बुरा है, यानी कि वो प्राकृत संख्या है। तो यदि आप छाया चित्र के अनुसार यदि इसका के माध्यम से पूर्णांक का प्रदर्शन आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है वो धनात्मक संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3, इस तरह से, है ना, ये संख्या है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, आपका प्राकृत संख्या है, n है ना। जब प्राकृत संख्या का ये जो एक समूह है, ठीक है, ये पूरा एक समूह, उसमें जब आप शून्य को शामिल करोगे, किसको शामिल करोगे, शून्य को, तभी आता है ना 0 1 2 3 4। तो ये तब ये जब आप प्राकृत संख्या का जो समूह है उसमें आप शून्य को शामिल करोगे तो ये जो पूरा एक समूह प्राप्त होगा वो किसका बन जाएगा, आप शून्य को शामिल करोगे तो पूर्ण संख्या का बन जाता है, बनेगा पूर्ण संख्या का। अब जब हमारा यहाँ पर धनात्मक संख्या है, शून्य है, और यदि इसमें आप ऋणात्मक संख्या को जोड़ रहे हो, ठीक है, कैसे ऋणात्मक संख्या, -1 है ना, -2 -3, इस तरह से आप यदि जोड़ रहे हो तो ये जो पूरा एक समूह प्राप्त होगा, एक जो ग्रुप प्राप्त होगा, वो किसका बनेगा, आपका पूर्णांक का बनेगा, यानी कि इंटीजर i का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से छाया चित्र के माध्यम से आप पूर्णांक को प्रदर्शित कर सकते हो कि n जो है हमारा आपका धनात्मक संख्या है, ठीक है। जब इसमें 0 को शामिल किए तो ये पूर्ण संख्या बनेगा, और ये जो इंटीजर है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्या भी होनी चाहिए, शून्य भी होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए। तो ये पूरा जब एक मिला तब क्या बना, हमारा इंटीजर बना, ठीक है, पूर्णांक बना, ठीक है। जहाँ n हमारा प्राकृत संख्या है, w जो है हमारा पूर्ण संख्या है और i जो है वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूर्णांक के डेफिनेशन को समझा। अब हम पढ़ते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक क्या होगा, किसी भी संख्या में यदि आप शून्य को जोड़ दें तो उसका जो योगफल आना चाहिए वो क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे कि हम शून्य का गुणा कर देते हैं तो क्या होती है, पूरी संख्या शून्य में बदल जाएगी। 1 से गुणा करने से क्या होता है, वही संख्या आती है। वैसे ही आप किसी संख्या, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 ले रहे हो, 2 में यदि आप शून्य को जोड़ रहे हो, ठीक है, क्या जोड़ रहे हो, शून्य को जोड़ रहे हो, तो वही संख्या आती है ना। तो इस तरह शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। योज्य तत्समक का मतलब है शून्य,
ठीक है, योजित तत्समक क्या कहते हैं, शून्य। तो शून्य ही हमारा क्या है, योजित तत्समक है। कहने का मतलब है कि आपका जो मान दिया है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। परिवर्तित हुआ का यहाँ पर 2 है, 2 में 0 जोड़ने से 2 आएगा। जैसे 3 लोग हैं, 3 में 0 जोड़ने से 3 आएगा, है ना। तो क्या होती है योजित तत्समक, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही रहता है जो संख्या का मान है। ठीक है, जो संख्या का मान है, योगफल जो है, ये जो योगफल है वो वही रहता है जो कि संख्या का मान था, है ना। इस तरह शून्य को योजित तत्समक कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, क्या बताया मैंने कि किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो योगफल वही रहता है जो संख्या हमको दी गई है ना। इसलिए शून्य को ही क्या कहते हैं, योजित तत्समक कहते हैं। प्रतिलोम, अब देख लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम कैसे कहोगे, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक शून्य प्राप्त हो। अब कोई भी संख्या आप ले रहे हो, ठीक है, कोई भी संख्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हो, वो शून्य कैसे बदलेगा। 2 मैंने लिया, वो शून्य में कैसे बदलेगा, यदि मैं क्या करूंगी, 2 को ही यहाँ पर घटाऊंगी, है ना। 3 मेरा शून्य में कैसे बदलेगा, यदि मैं 3 को घटाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो है ये योज्य प्रतिलोम है, किसका, 2 का। 2 का योज्य प्रतिलोम कौन है, -2 है। 3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -3 है। ठीक है, ऐसी संख्या वह संख्या जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर, ठीक है, यदि हम इसको जोड़ रहे हैं लेकिन हम क्या साइन लगा दिए थे, माइनस साइन लगाए थे, है ना। तो इस तरह से यदि हम 2 संख्या को जोड़ रहे हैं और उनका जो योगफल है वो 0 आ रहा है तो उस संख्या को योज्य प्रतिलोम कहेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो यदि ये प्लस में है तो -2 जो है वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, यानी कि उल्टा। योज्य में आप 2 साइन समझ लीजिए, ठीक है, योज्य यानी योग नहीं, 2 साइन समझ लीजिए, प्लस और माइनस। प्रतिलोम यानी क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, प्रतिलोम यानी क्या हो गया, उल्टा। तो प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। जैसे कि -2 दिया है तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा, तब इसका आंसर 0 आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको उल्टा समझ लीजिए। योज्य यानी के लिए आप 2 साइन ले लीजिए, प्लस और माइनस, और प्रतिलोम यानी उल्टा, है ना। तो यदि प्लस है, +2 है, उसका योज्य प्रतिलोम -2 होगा। धन 3 है, उसका योज्य प्रतिलोम -3 होगा। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके इसको योज्य प्रतिलोम में यदि जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त होता है, योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका क्या है, संख्या है ना, ये आपकी संख्या है और ये क्या है, संख्या का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, योज्य तत्समक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम को, ठीक है, किसी भी संख्या में उसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को यदि हम जोड़ दें तो हमको योज्य तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दें तो योगफल है वो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि हमारा वही संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा योज्य प्रतिलोम। तो मैंने आपको बताया योज्य यानी आप समझ लीजिए प्लस और माइनस है, और प्रतिलोम यानी उल्टा। तो प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में उसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को यदि आप जोड़ रहे हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, यानी कि योज्य तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अभ्यास 4.1। अभ्यास 4.1 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में घटाई जाने वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालकर हल कीजिए। यानी कि जो संख्या आप घटा रहे हो उसका योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है, ठीक है, और हल करना है। तो हम घटा कौन सी संख्या कर रहे हैं, 3 को घटा रहे कि -7 को घटा रहे, -7 को घटा रहे। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते 5 - 3, तो किसको घटा रहे हैं, 5 में से 3 को घटा रहे। वैसे यहाँ पर 3 में से -7 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से घटाई जाने वाली संख्या कौन है, -7 है। अब घटाने का क्या अर्थ होता है, पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाने का अर्थ होता है कि पहली संख्या
में दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। ठीक है, पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाने का क्या अर्थ होता है? पहली संख्या में दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। अब इसे आप कैसे समझ सकते हो? देखो क्या बोल रहा है कि घटाने का क्या अर्थ होता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम है, ठीक है, दूसरी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम है उसको क्या करना है? आपको जोड़ना है। ठीक है, ये होता है घटाने का अर्थ। ठीक है, पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाने का अर्थ होता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम है उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इसी तरह आपको सेम हल करना है। तो 3 धन। अब -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रतिलोम क्या होता है कि उल्टा, प्लस है तो माइनस, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है? माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं? अब यहाँ पर 2 साइन है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 प्लस, तो 7 और 3 कितने हो गए? यहाँ पर 10 हो गए। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, या फिर आप थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए। उसमें क्या बोला है? 15 माइनस धन 7। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? हल में क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो यहाँ पर दूसरी संख्या धन 7 है, तो धन 7 का योज्य प्रतिलोम, धन 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ठीक है, इसको जोड़ना, पहली संख्या में दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो 15 धन। ठीक है, तो धन 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धन 7 यानी प्लस में है, जो किस में हो जाएगा? माइनस में, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी 2 साइन रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक में प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -7। और ये कैसे होता है हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये साइन हम पढ़ेंगे कि योग के लिए क्या होता है, अंतर के लिए क्या होता है, गुणा के लिए क्या होता है, भाग के लिए क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पर 15 में से 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? आंसर 8। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है योज्य प्रतिलोम का। ठीक है, मैंने अभ्यास का क्वेश्चन इसलिए आपको समझाया ताकि आपको ये समझ में आए कि योज्य प्रतिलोम होता ही क्या है, कि आप किस तरह से योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। कोई संख्या प्लस में है तो माइनस होती है, और यदि कोई संख्या प्लस में है तो माइनस होगी, और माइनस है तो प्लस होगी। ठीक है, इस तरह से आपका होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, किसी भी संख्या में योज्य प्रतिलोम को आप जोड़ते हो तो योज्य तत्समक प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आपका साइन चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस 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 हो रहा है, तो ये कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।